नमस्ते देवियों और सज्जनों। क्या आपने कभी नोएडा जैसे शहर के बारे में सुना है जो दिखने में सामान्य और जीवंत है, लेकिन इसके पीछे एक भयानक रहस्य छिपा है। नोएडा दिल्ली के पास एक औद्योगिक केंद्र अपनी ऊंची इमारतों और भीड़भाड़ वाली सड़कों के लिए जाना जाता है। लेकिन उन सड़कों के किनारे ढाबे हैं जहां ट्रक ड्राइवर और प्रवासी मजदूर सस्ते स्वादिष्ट खाने के लिए रुकते हैं। बाहर से ये ढाबे साधारण लगते हैं, जहां करी और नान की खुशबू हवा में तैरती है, लेकिन इस सतह के पीछे गायब होने की रहस्यमयी कहानियां हैं। प्रवासी मजदूर जो बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, और खाने में अजीब सी गंध की फुसफुसाहट। यह कहानी शुरू होती है नोएडा के बाहरी इलाके में, हाईवे 24 के पास। एक बारिश भरी रात में अर्जुन सिंह, एक 35 साल का स्थानीय पुलिसवाला, अपनी गश्ती गाड़ी चला रहा था। वह एक पतला दुबला आदमी था, जिसकी आंखें तेज थीं और बालों में हल्की सी सफेदी, जो सालों की तनावपूर्ण नौकरी का निशान थी। अर्जुन उन लोगों में से नहीं था जो अफवाहों पर ध्यान देते हैं। वह सबूतों पर विश्वास करता था, जो उसने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। लेकिन उस रात, जब उसकी गाड़ी की हेडलाइट ने एक उजाड़ घास से भरे मैदान को रोशन किया, सड़क के किनारे पड़ा एक फटा हुआ थैला उसका ध्यान खींच लिया। वह गाड़ी से उतरा, उसके जूते कीचड़ में सन गए, और उसने थैला खोला। अंदर सफेद हड्डियां थीं, साफ सुथरे तरीके से कटी हुई, जैसे उन्हें सावधानी से संभाला गया हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जानवरों की हड्डियां नहीं थीं। पहला सुराग तब सामने आया जब अर्जुन को हड्डियों के बीच एक छोटी सी चांदी की अंगूठी मिली। अंगूठी पर एक नाम उकेरा हुआ था, रवि कुमार, बिहार से आया एक प्रवासी मजदूर, जिसके 3 महीने पहले लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसका परिवार सेक्टर 62 की एक झुग्गी में रहता था, और उन्हें बस इतना पता था कि रवि एक निर्माण स्थल पर काम करने गया था और कभी वापस नहीं लौटा। अर्जुन ने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कस लिया। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने सोचा, यह किसने किया? और ये हड्डियां यहां हाईवे पर एक मशहूर ढाबे के पास क्यों मिली? अर्जुन का ध्यान जल्द ही एक आदमी की ओर गया, जिसका नाम था सूरज पटेल, नोएडा में एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता। सूरज लगभग 50 साल का एक पतला दुबला आदमी था, जो हमेशा सादा सफेद कुर्ता पहनता था। उसकी मुस्कान गर्म थी और आंखें गहरी, जैसे कोई अनकही कहानी छिपी हो। वह एक चैरिटी संगठन चलाता था, जो प्रवासी मजदूरों के लिए अस्थायी घर बनाता था, उन्हें रहने की जगह और खाना देता था। नोएडा में सूरज दयालुता का प्रतीक था, जो सामुदायिक आयोजनों में दिखता था। गरीब मजदूरों के लिए अन्याय के खिलाफ बोलता था। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को बेचैन करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज, जिसे पूरा शहर सम्मान देता है, इस रहस्य से जुड़ा हो? अर्जुन अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था, जहां फ्लोरोसेंट लाइट सिर के ऊपर टिमटिमा रही थी। वह मेज पर रखी चांदी की अंगूठी को घूर रहा था, टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था।
नोएडा में गायब होने की घटनाएं असामान्य नहीं थीं। यह शहर हजारों मजदूरों का ठिकाना था, जो गरीब गांवों से काम की तलाश में आते थे। कई लोग गायब हो जाते थे, भुला दिए जाते थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। अंगूठी, हड्डियां और ढाबे के पास की जगह अर्जुन को चैन नहीं लेने दे रही थी। वह एक अजीब डर महसूस कर रहा था, जैसे वह एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा हो जो अंधेरे की ओर खुलता हो। अर्जुन के दिमाग में सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। रवि कुमार कौन था? वह क्यों गायब हुआ? और उसकी हड्डियां ऐसी जगह क्यों मिलीं? उसे पुलिस स्टेशन में सुनी फुसफुसाहट याद आई। ढाबों में सस्ता गोश्त परोसने की कहानियां, जिनके स्रोत के बारे में कोई सवाल नहीं करता था। अर्जुन ने सिर हिलाया, खुद से कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उसे पता था कि वह रुक नहीं सकता। उसे सच पता करना था, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। यह सिर्फ एक गायब होने या हत्या की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो भूरे रंग के फैसलों, दयालुता के पीछे छिपे अंधेरे और एक ऐसे शहर के बारे में है जो अपने ही डर के साथ जी रहा है। इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि यह पता चल सके कि नोएडा का नायक सूरज पटेल इस भयानक रहस्य के पीछे क्यों हो सकता है और आखिरी सच क्या है। अर्जुन सिंह ने अपनी मेज पर बैठे हुए उस चांदी की अंगूठी को फिर से उठाया। उसका मन बेचैन था। रवि कुमार का नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह सोच रहा था कि क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ बड़ा, कुछ और भयानक सामने आने वाला था। नोएडा में हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे, लेकिन रवि जैसे लोग गरीब, प्रवासी, बिना किसी रसूख के उनके गायब होने पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। अर्जुन ने अपनी नोटबुक खोली और उसमें कुछ लिखना शुरू किया। रवि कुमार, बिहार, निर्माण मजदूर, अंगूठी, ढाबा। हर शब्द उसे उस अंधेरे की ओर ले जा रहा था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया था। अगले दिन अर्जुन उस ढाबे की ओर निकला जहां हड्डियां मिली थीं। ढाबा सड़क के किनारे था। एक पुराना, जर्जर सा ढांचा, जिसके बाहर लाल और पीले रंग की लाइटें टिमटिमा रही थीं। हवा में तंदूरी मसाले की गंध थी और ट्रकों की आवाजाही से सड़क पर धूल उड़ रही थी। ढाबे का मालिक, एक मोटा ताजा आदमी जिसका नाम था भोलू, अर्जुन को देखकर थोड़ा घबरा गया। साहब, कुछ परेशानी है? उसने पूछा, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए। अर्जुन ने उससे रवि के बारे में सवाल किए, लेकिन भोलू ने सिर हिलाकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता। यहां तो सैकड़ों लोग आते हैं साहब। मैं सबके नाम थोड़े ही याद रखता हूं। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी जो अर्जुन से छिपी नहीं। अर्जुन ने ढाबे के आसपास की जगह का मुआयना किया। पीछे की ओर एक छोटा सा गोदाम था जहां मांस और सब्जियां रखी जाती थीं। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वह ताला लगा हुआ था। भोलू ने जल्दी से कहा, वहां कुछ नहीं है साहब, बस पुराना सामान। अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और अपने साथी कांस्टेबल को बुलाया। इसे खोलो, उसने आदेश दिया। ताला तोड़ा गया और अंदर का दृश्य अर्जुन को स्तब्ध कर गया।
गोदाम में मांस के बड़े बड़े टुकड़े लटके हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, ताजी लेकिन किसी तरह से परेशान करने वाली। अर्जुन ने एक टुकड़े को ध्यान से देखा। वह सामान्य नहीं लग रहा था। उसने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाने का फैसला किया। इसी बीच अर्जुन की मुलाकात सूरज पटेल से हुई। सूरज एक सामुदायिक सभा में था, जहां वह प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहा था। उसकी आवाज में एक गर्मजोशी थी, लेकिन उसकी बातें सुनते हुए अर्जुन को लगा कि कुछ छिपा हुआ है। सूरज ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराया। अर्जुन जी, सुना है आप किसी मामले की जांच कर रहे हैं। कोई मदद चाहिए तो बताइए। उसकी आवाज में दयालुता थी, लेकिन अर्जुन को उसकी मुस्कान में एक ठंडक महसूस हुई। उसने सूरज से रवि के बारे में पूछा, लेकिन सूरज ने बड़े आराम से जवाब दिया, रवि? हाँ, शायद वह मेरे एक आश्रय गृह में रहा होगा, लेकिन आप तो जानते हैं साहब, ऐसे लोग अक्सर काम की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं। अर्जुन के मन में सवाल और गहरा गया। सूरज की बातें तार्किक थीं, लेकिन कुछ गलत था। वह उस रात घर लौटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने रवि की फाइल फिर से खोली। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें रवि अपने परिवार के साथ मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी मीना और 2 छोटे बच्चे। अर्जुन ने तस्वीर को देर तक देखा। उसे मीना से मिलने की जरूरत थी। शायद वह कुछ जानती हो। अगले दिन अर्जुन सेक्टर 62 की झुग्गी में पहुंचा। मीना एक छोटे से झोपड़े में रहती थी, जहां दीवारें टीन की चादरों से बनी थीं। वह थकी हुई दिख रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। रवि बहुत मेहनती था, उसने कहा, अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए। वह हर रात घर लौटता था, लेकिन उस दिन उसने कहा था कि उसे ढाबे पर कुछ काम मिला है। फिर वह कभी नहीं आया। मीना की बातों ने अर्जुन को और परेशान कर दिया। ढाबा? फिर वही ढाबा। अर्जुन ने अपने थाने में वापस आकर अपने सीनियर्स से बात की, लेकिन उसका बॉस इंस्पेक्टर वर्मा ने उसे टाल दिया। अर्जुन, यह नोएडा है। यहां लोग गायब होते रहते हैं। तुम एक हड्डी और अंगूठी के पीछे क्यों पड़ रहे हो? कोई और केस लो। लेकिन अर्जुन रुकने वाला नहीं था। उसने अपने एक पुराने दोस्त डॉ. रमेश, जो फोरेंसिक विशेषज्ञ था, को फोन किया। उसने हड्डियों और मांस के नमूनों को जांच के लिए भेजा। उस रात अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, ज्यादा खोजबीन मत करो साहब, वरना अच्छा नहीं होगा। कॉल कट गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि वह कुछ बड़ा उजागर करने के करीब था, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगा? और सूरज पटेल, जो बाहर से इतना नेकदिल दिखता था, क्या वाकई इस अंधेरे का हिस्सा था? अर्जुन सिंह ने अगले कुछ दिनों में अपनी जांच को गति दी। वह जानता था कि यह मामला आसान नहीं होगा। नोएडा जैसे शहर में, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, एक गायब मजदूर की तलाश करना सुई ढूंढने जैसा था। उसके पास सिर्फ एक अंगूठी और कुछ हड्डियां थीं।
जो अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही थीं। उसके सीनियर इंस्पेक्टर वर्मा ने उसे साफ साफ चेतावनी दी थी। अर्जुन, तुम्हें पता है कि ऊपर से दबाव है। ये प्रवासी मजदूरों के मामले हैं। कोई बड़ा आदमी शामिल हो तो छेड़ना मत। लेकिन अर्जुन के मन में रवि की तस्वीर थी। उसकी पत्नी मीना की सूजी हुई आंखें। वह रुक नहीं सकता था। उसने फैसला किया कि वह अकेले ही आगे बढ़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो। पहला कदम था रवि के आखिरी ज्ञात ठिकाने की जांच। मीना ने बताया था कि रवि को एक ढाबे पर काम मिला था। अर्जुन उस ढाबे पर वापस गया। इस बार दिन के उजाले में ढाबा व्यस्त था। ट्रक ड्राइवर चाय पीते हुए जोर जोर से बातें कर रहे थे। भोलू, मालिक। अर्जुन को देखकर फिर घबरा गया। साहब, मैंने तो पहले ही बता दिया। मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन ने उस पर दबाव डाला। भोलू, सोचो अच्छे से। रवि यहां आया था। कोई देखा उसे? भोलू ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, हाँ, शायद एक दो बार आया होगा, लेकिन वह सूरज जी के आश्रय से था। उनसे पूछिए ना। सूरज पटेल का नाम फिर आया। अर्जुन के मन में शक गहरा हो गया। अर्जुन ने सूरज पटेल से मिलने का फैसला किया। सूरज का ऑफिस नोएडा के सेक्टर 18 में था। एक छोटा सा कमरा जो किताबों और पोस्टरों से भरा हुआ था। पोस्टरों पर लिखा था, प्रवासी मजदूरों के अधिकार और समानता सबके लिए। सूरज एक कुर्सी पर बैठा था। कुछ कागजात देख रहा था। जब अर्जुन अंदर आया, सूरज ने उठकर हाथ मिलाया। अर्जुन जी, आइए, चाय पिएंगे? उसकी मुस्कान वैसी ही थी, गर्म और स्वागत करने वाली। लेकिन अर्जुन को लगा कि उसकी आंखों में एक चालाकी है। उन्होंने बात शुरू की। अर्जुन ने रवि के बारे में पूछा। सूरज ने बड़े आराम से जवाब दिया, रवि? हाँ, वह मेरे एक आश्रय में रहा था। अच्छा लड़का था, मेहनती। लेकिन आप तो जानते हैं, ये मजदूर काम की तलाश में कहीं भी चले जाते हैं। शायद गांव वापस गया हो। उसकी बात तार्किक थी, लेकिन अर्जुन को लगा कि कुछ छिपा हुआ है। और ढाबा? वह वहां काम करता था। अर्जुन ने दबाव बढ़ाया। सूरज ने हल्का सा हंसकर कहा, ढाबा? हो सकता है। मैं तो बस उन्हें मदद करता हूं। साहब, बाकी उनकी जिंदगी है। बातचीत खत्म हुई। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल बढ़ गए। सूरज इतना शांत क्यों था? क्या वह कुछ छिपा रहा था? अर्जुन ने जांच जारी रखी। उसने रवि के फोन रिकॉर्ड चेक किए। फोन मिला नहीं था, लेकिन टेलीकॉम कंपनी से डेटा मिला। आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से थी, जो सूरज के आश्रय के पास के टावर से आई थी। अर्जुन ने उस नंबर को ट्रेस किया। वह नंबर एक अन्य मजदूर, शंकर, के नाम पर था, जो भी लापता था। अब दो नाम थे, रवि और शंकर। अर्जुन ने शंकर के परिवार से बात की। वे भी बिहार से थे। और शंकर की पत्नी ने बताया कि वह सूरज के आश्रय में रहता था। वह कहता था कि सूरज जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन पिछले महीने से कोई खबर नहीं। अर्जुन के मन में पैटर्न उभर रहा था। सारे लापता मजदूर सूरज के आश्रय से जुड़े थे। नई सबूत मिली जब अर्जुन ने एक पुरानी तस्वीर पाई। शंकर का फोन मिल गया था।
एक कचरे के ढेर में उसमें एक फोटो थी जिसमें सूरज एक ग्रुप ऑफ मजदूरों से बात कर रहा था। उनमें रवि और शंकर दोनों थे। फोटो के बैकग्राउंड में एक ढाबा दिख रहा था, वही जहां हड्डियां मिली थीं। अर्जुन ने तस्वीर को बड़ा करके देखा। सूरज की मुस्कान वैसी ही थी, लेकिन मजदूरों के चेहरों पर एक डर था। यह सबूत कहानी को और जटिल बना रहा था। क्या सूरज इन मजदूरों को काम दे रहा था या कुछ और? अर्जुन ने सोचा, यह सिर्फ गायब होने का मामला नहीं है, कुछ बड़ा है। अब अर्जुन की जांच सूरज के अतीत की ओर मुड़ी। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। सूरज पटेल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से था। उसके परिवार की कहानी दुखद थी। सालों पहले गरीबी के कारण उसके पिता दिल्ली आए थे काम की तलाश में, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और परिवार बिखर गया। सूरज की मां ने मजदूरी की, लेकिन वह भी बीमार पड़ गई। सूरज ने खुद को पढ़ाया और फिर सामाजिक कार्य में लग गया। एक पुराने अखबार क्लिपिंग में लिखा था, सूरज पटेल गरीबों का मसीहा। लेकिन अर्जुन को एक पुराना केस मिला, जहां सूरज पर एक मजदूर के साथ मारपीट का आरोप लगा था, लेकिन केस बंद हो गया। क्या यह शुरुआत थी? अर्जुन के मन में सूरज की छवि बदल रही थी। बाहर से नेक, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। जैसे जैसे अर्जुन सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, खतरा बढ़ने लगा। एक शाम जब वह घर लौट रहा था, एक काली कार ने उसका पीछा किया। अर्जुन ने गाड़ी तेज की, लेकिन कार ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। वह किसी तरह बच गया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सोचा, कौन है यह? क्या सूरज को पता चल गया है? अगले दिन उसके फोन पर फिर एक अनजान कॉल आई। अर्जुन साहब, ज्यादा मत खोदो, वरना तुम भी गायब हो जाओगे, आवाज में धमकी थी। अर्जुन ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन नंबर डेड था। वह समझ गया कि वह अकेला नहीं है, कोई उस पर नजर रखे हुए है। अर्जुन ने अपनी जांच को गुप्त रखा। उसने एक विश्वसनीय सहयोगी, कांस्टेबल राजेश, को शामिल किया। राजेश एक युवा लड़का था, उत्साही। सर, मैं आपके साथ हूं, उसने कहा। वे दोनों सूरज के आश्रय की निगरानी करने लगे। आश्रय एक बड़ा सा कंपाउंड था, जहां सैकड़ों मजदूर रहते थे। रात में वे वहां छिपकर देखते थे। एक रात उन्होंने सूरज को एक ट्रक के पास देखा। ट्रक में कुछ बड़े बड़े पैकेट लोड हो रहे थे। यह क्या है? अर्जुन ने फुसफुसाया। राजेश ने कैमरा निकाला और फोटो ली, लेकिन तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। कौन है वहां? चिल्लाहट हुई। वे भागे, लेकिन अर्जुन के मन में नया शक था। वे पैकेट क्या थे? मांस या कुछ और? फॉरेंसिक रिपोर्ट आखिरकार आई। डॉ. रमेश ने फोन किया। अर्जुन, तुम सही थे, वे हड्डियां इंसानी हैं। और गोदाम से मिला मांस, वह भी इंसानी। डीएनए मैच करता है रवि से। अर्जुन स्तब्ध था। यह सच था। ढाबों में इंसानी मांस परोसा जा रहा था, लेकिन क्यों? और सूरज इसमें कैसे शामिल था? अर्जुन ने रिपोर्ट को छिपाकर रखा।
वह जानता था कि अगर ऊपर पहुंची तो केस दबा दिया जाएगा। अब वह और गहराई में उतरने वाला था। सूरज पटेल अपने ऑफिस में बैठा था। खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके मन में पुरानी यादें घूम रही थीं। बचपन में जब उसके पिता की मौत हुई, वह कितना असहाय महसूस करता था। मैं गरीबों की मदद करूंगा, उसने खुद से वादा किया था। लेकिन जिंदगी ने उसे बदल दिया। पहले तो वह सच्चे मन से मदद करता था, लेकिन फिर पैसों की जरूरत पड़ी। एक दिन एक मजदूर ने उसके साथ धोखा किया और गुस्से में सूरज ने। वह रुक गया। नहीं, वह सोचना नहीं चाहता था, लेकिन अब अर्जुन उसके करीब आ रहा था। सूरज ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसे रोकना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में अब दयालुता नहीं थी, सिर्फ ठंडक। अर्जुन घर पर था। रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसकी पत्नी प्रिया चिंतित थी। अर्जुन, यह खतरनाक है। छोड़ दो, लेकिन अर्जुन ने सिर हिलाया। नहीं प्रिया, अगर मैं रुका तो और लोग मरेंगे। वह जानता था कि खतरा बढ़ रहा है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। जांच अब एक व्यक्तिगत लड़ाई बन गई थी। अर्जुन सिंह अब पूरी तरह से जांच में डूब चुका था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने उसके शक को पक्का कर दिया था। इंसानी मांस ढाबों में परोसा जा रहा था, लेकिन यह कैसे संभव था? और सूरज पटेल इसमें कैसे फंसा था? अर्जुन ने राजेश के साथ मिलकर योजना बनाई। वे सूरज के आश्रय पर नजर रखेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो अंदर घुसेंगे। लेकिन खतरा बढ़ रहा था। अर्जुन की पत्नी प्रिया अब हर रात चिंतित रहती थी। अर्जुन, बच्चों का ख्याल करो। यह क्या कर रहे हो? लेकिन अर्जुन जानता था कि पीछे हटना मतलब और मौतें। वह आगे बढ़ा। अगले दिन अर्जुन ने एक गुप्त सूत्र से संपर्क किया। वह एक पूर्व मजदूर था, जिसका नाम था गोविंद, जो सूरज के आश्रय में रहा था लेकिन अब छिपा हुआ था। गोविंद से मिलने के लिए अर्जुन एक पुराने गोदाम में गया, जहां हवा में धूल और पुराने सामान की गंध थी। गोविंद डरा हुआ था। उसकी आंखें इधर-उधर देख रही थीं। साहब, सूरज जी अच्छे लगते हैं, लेकिन वहां कुछ गलत है। कुछ मजदूर रात में गायब हो जाते हैं। मैंने सुना है कि वे विशेष काम के लिए चुने जाते हैं। अर्जुन ने पूछा। कैसा विशेष काम? गोविंद ने धीमी आवाज में कहा। ढाबों के लिए मांस, सस्ता मांस। लेकिन वह मांस इंसानी। अर्जुन स्तब्ध था। गोविंद ने एक पुराना दस्तावेज दिया, जो सूरज के संगठन का एक रजिस्टर था। उसमें लापता मजदूरों के नाम थे और उनके बगल में निशान लगे थे। यह नया सबूत था, जो कहानी को और उलझा रहा था। क्या सूरज मजदूरों को चुनता था? और फिर अर्जुन ने रजिस्टर को ध्यान से पढ़ा। नामों की सूची लंबी थी। रवि, शंकर और कई अन्य। हर नाम के साथ एक तारीख थी। और फिर ट्रांसफर लिखा था। लेकिन ट्रांसफर कहां? अर्जुन ने राजेश को कहा। इन नामों की जांच करो, देखो कितने लापता हैं। राजेश ने रिपोर्ट दी। कम से कम 10 मजदूर लापता थे, सभी सूरज के आश्रय से। और सभी के परिवारों ने एक ही बात कही, वे काम की तलाश में गए थे।
अर्जुन के मन में अब साफ था कि सूरज इसमें शामिल है। लेकिन क्यों? क्या पैसों के लिए या कुछ और? अब अर्जुन सूरज के अतीत को और गहराई से खोदने लगा। उसने एक पुराने दोस्त, एक पत्रकार नाम के विजय से मदद मांगी। विजय ने पुराने अखबारों से क्लिपिंग्स निकाली। एक क्लिपिंग में सूरज के परिवार की कहानी थी। उसके पिता की मौत एक निर्माण दुर्घटना में हुई थी और कंपनी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। सूरज ने अदालत में केस लड़ा, लेकिन हार गया। तब से वह गरीबों की मदद करने लगा। लेकिन एक और क्लिपिंग थी जो चौंकाने वाली थी। सालों पहले सूरज पर एक मजदूर की हत्या का शक था। मजदूर ने सूरज पर चोरी का आरोप लगाया था और फिर वह गायब हो गया। केस बंद हो गया। सबूतों की कमी से अर्जुन ने सोचा, क्या यही शुरुआत थी? सूरज का गुस्सा, उसकी गरीबी ने उसे राक्षस बना दिया। फ्लैशबैक में सूरज अपने बचपन को याद करता था। गांव में जब उसके पिता की लाश घर आई, वह रोया था। पापा, क्यों? उसकी मां ने कहा, बेटा, अमीर लोग हमें कुचलते हैं। सूरज ने फैसला किया कि वह बदला लेगा। पहले तो वह मदद करता था, लेकिन फिर एक दिन एक मजदूर ने उससे धोखा किया। गुस्से में सूरज ने उसे मार डाला। फिर शरीर को ठिकाने लगाने के लिए उसने ढाबे वाले से बात की। सस्ता मांस, कोई नहीं पूछेगा। और इस तरह शुरू हुआ यह सिलसिला। लेकिन अब यह सिर्फ बदला नहीं था, यह व्यापार बन गया था। सूरज ने अपने मन में कहा, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं। ये मजदूर तो परेशानी थे। अर्जुन की जांच अब और खतरनाक हो गई। एक रात जब वह आश्रय की निगरानी कर रहा था, एक ट्रक आया। ट्रक से पैकेट उतारे गए जो गोदाम में ले जाए गए। अर्जुन ने राजेश को कहा, अंदर जाओ, देखो क्या है। राजेश चुपके से घुसा। अंदर उसने देखा बड़े बड़े फ्रीजर जिनमें मांस रखा था, लेकिन एक पैकेट खुला था और उसमें इंसानी अंग। राजेश की चीख निकल गई। गार्ड ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन बाहर से देख रहा था। वह दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गार्डों ने राजेश को पीटा और सूरज वहां आ गया। कौन है यह? सूरज ने पूछा। गार्ड ने कहा, पुलिस वाला। सूरज की आंखें सिकुड़ गईं। उसे ठिकाने लगा दो। अर्जुन ने बाहर से सब देखा। उसका दिल टूट गया। राजेश उसका दोस्त था। वह भागा, लेकिन पीछे से गोली चली। गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई। दर्द से वह गिर पड़ा, लेकिन किसी तरह कार तक पहुंचा और भाग गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो। लेकिन अर्जुन के मन में सिर्फ राजेश था। क्या वह जिंदा है? अगले दिन थाने में खबर आई, राजेश का शरीर मिला एक नाले में। अर्जुन रोया। यह व्यक्तिगत हो गया था। अब वह सूरज को रोकने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन दबाव बढ़ रहा था। इंस्पेक्टर वर्मा ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, ऊपर से आदेश है, केस बंद करो। सूरज पटेल बड़ा आदमी है, उसके कनेक्शन हैं। अर्जुन ने विरोध किया। सर, वह हत्यारा है।
इंसानी मांस बेच रहा है, वर्मा ने सिर हिलाया। सबूत? अर्जुन ने रिपोर्ट दिखाई। लेकिन वर्मा ने कहा, यह काफी नहीं। और अब राजेश मर गया। तुम अगले हो। अर्जुन समझ गया कि सूरज के जाल में ऊंचे लोग भी फंसे हैं। वह अकेला था। सूरज अपने ऑफिस में था, हाथ में एक पुरानी तस्वीर। उसमें उसके पिता थे। पापा, मैंने बदला लिया, लेकिन अब यह रुकना चाहिए। लेकिन फोन बजा। दूसरी तरफ ढाबे वाला था। साहब, और मांस चाहिए। सॉसेज फैक्ट्री वाले भी मांग रहे हैं। सूरज ने हामी भरी। भेज दो, लेकिन उसके मन में डर था। अर्जुन करीब आ रहा था। उसने एक आदमी को बुलाया। अर्जुन को खत्म करो। अर्जुन घर पर था। घाव पर पट्टी बंधी थी। प्रिया ने कहा, बस करो। लेकिन अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं रुकूंगा तो और राजेश मरेंगे। उसने गोविंद से फिर संपर्क किया। गोविंद ने कहा, साहब, सूरज के गोदाम में एक गुप्त कमरा है। वहां सबूत हैं। अर्जुन ने फैसला किया। वह अंदर जाएगा, लेकिन खतरा जानलेवा था। रात में वह आश्रय की ओर निकला। हवा ठंडी थी और उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या वह सफल होगा या सूरज का शिकार बन जाएगा? नई सबूत मिली जब अर्जुन ने एक फैक्ट्री की जांच की। वह सॉसेज बनाने वाली फैक्ट्री थी, जहां सस्ता मांस इस्तेमाल होता था। मालिक ने इनकार किया, लेकिन अर्जुन ने सैंपल लिए। फोरेंसिक ने पुष्टि की, इंसानी डीएनए। अब साफ था कि नेटवर्क बड़ा था। ढाबे, फैक्ट्री और घरों में पूरा शहर अनजाने में शामिल था। अर्जुन के मन में घृणा थी, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ा। सूरज के अतीत का एक और हिस्सा खुला। एक पुराने गवाह ने बताया कि सूरज की बहन भी गरीबी से मर गई थी। वह दवा नहीं खरीद सका। तब से वह अमीरों से नफरत करता है। लेकिन अब वह खुद राक्षस बन गया। अर्जुन ने सोचा, यह दुखद है, लेकिन हत्या को जस्टिफाई नहीं करता। दबाव चरम पर था। अर्जुन को एक और धमकी मिली। उसके घर के बाहर एक पैकेट था, जिसमें एक उंगली थी। नोट, अगला तुम्हारा। अर्जुन डरा, लेकिन मजबूत रहा। वह जानता था कि सच्चाई करीब है। अर्जुन सिंह अब फैसला कर चुका था। वह और इंतजार नहीं कर सकता था। राजेश की मौत ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन साथ ही मजबूत भी बनाया था। वह जानता था कि सूरज पटेल को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही अर्जुन ने योजना बनाई। वह सूरज के आश्रय में घुसेगा, गुप्त कमरे की तलाश करेगा। गोविंद ने बताया था कि वहां सबूत हैं। अर्जुन के मन में डर था, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। राजेश, तेरे लिए, उसने खुद से कहा। रात का अंधेरा उसका सहारा था। वह कार में बैठा, हथियार तैयार रखा। नोएडा की सड़कें शांत थीं, लेकिन उसके दिल में तूफान था। आश्रय के बाहर पहुंचकर अर्जुन ने कार पार्क की। दीवार ऊंची थी, लेकिन वह जानता था कि पीछे का गेट कमजोर है। वह चुपके से कूदकर अंदर घुसा। कंपाउंड में सन्नाटा था। मजदूर सो रहे थे। अर्जुन ने गोदाम की ओर बढ़ाया कदम। दरवाजा बंद था, लेकिन उसने ताला तोड़ा। अंदर
फ्रीजर की ठंडी हवा ने उसे सिरा दिया। वह एक एक पैकेट खोलने लगा। मांस के टुकड़े। लेकिन एक पैकेट में कुछ अलग था। एक डायरी। सूरज की डायरी। अर्जुन ने उसे खोला। पन्नों पर नाम लिखे थे, तारीखें और रकम। रवि 5,000 रुपए। ढाबा। अर्जुन की सांस रुक गई। यह चाबी थी, केस की चाबी। डायरी में सूरज के विचार लिखे थे। ये मजदूर परेशानी हैं। वे चोरी करते हैं, झगड़ा करते हैं। मैं उन्हें ठिकाने लगाकर पैसे कमाता हूं, गरीबों की मदद करता हूं। अर्जुन ने पढ़ा और समझा। सूरज का मकसद दुखद था। वह गरीबी से तंग आ चुका था। अपने परिवार की मौत ने उसे बदल दिया। पहले बदला, फिर लालच, लेकिन अब यह हत्या का जाल था। अर्जुन ने डायरी जेब में रखी। लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आई। एक गार्ड। कौन है? अर्जुन छिप गया। गार्ड अंदर आया, लेकिन अर्जुन ने उसे बेहोश कर दिया। वह भागा, लेकिन अलार्म बज गया। सूरज अपने कमरे में था। जब अलार्म सुना, वह उठा। फोन उठाया। क्या हुआ? गार्ड ने कहा। कोई घुसा है। सूरज की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि अर्जुन है। वह बाहर निकला, हथियार लेकर। कंपाउंड में रोशनी हो गई। अर्जुन भाग रहा था, लेकिन गार्डों ने घेर लिया। रुको! सूरज की आवाज गूंजी। अर्जुन रुका, डायरी हाथ में। सूरज, यह खत्म हो गया। सूरज ने हंसकर कहा, तुम क्या जानते हो? अर्जुन, यह मदद है। लेकिन अर्जुन ने डायरी दिखाई। यह हत्या है। इंसानी मांस, ढाबे, फैक्ट्री। सूरज का चेहरा पीला पड़ गया। वह याद करने लगा, सालों पहले, जब उसकी बहन मरी। दवा के पैसे न होने से अमीर लोग हमें मारते हैं। मैंने बदला लिया, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह बदला नहीं, अपराध है। दोनों आमने सामने थे। सूरज ने बंदूक तानी। तुम नहीं समझोगे। लेकिन अर्जुन ने कहा, समझता हूं, लेकिन रुकना होगा। तभी पुलिस की गाड़ियां आईं। अर्जुन ने पहले ही कॉल कर दी थी। सूरज पकड़ा गया, लेकिन वह चिल्लाया, मैंने गरीबों के लिए किया। अर्जुन थाने में था, डायरी सबूत के रूप में। इंस्पेक्टर वर्मा ने देखा। अर्जुन, तुमने किया। लेकिन खतरा था। अर्जुन ने कहा, राजेश के लिए रिपोर्ट में सब कुछ था। डीएनए, नाम, रकम। अब साफ था कि सूरज का नेटवर्क बड़ा था। ढाबे, सॉसेज फैक्ट्री, यहां तक कि कुछ घरों में। पूरा शहर सदमे में था। अर्जुन ने मीना से बात की। रवि का इंसाफ मिला। मीना रोई, लेकिन शुक्रिया कहा। सूरज जेल में था, दीवारों को घूर रहा था। उसके मन में पछतावा था। क्या मैं गलत था? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन घर लौटा। प्रिया ने गले लगाया। तुम सुरक्षित हो। लेकिन अर्जुन जानता था कि निशान रहेंगे। शहर बदल गया था। लोग अब ढाबों पर शक करते थे। सूरज का मकसद दुखद था, लेकिन तरीका गलत। अर्जुन ने सोचा, जिंदगी ग्रे है, अच्छाई और बुराई मिली हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अर्जुन को एक और सबूत मिला।
सूरज की डायरी में एक नाम था, एक बड़ा आदमी का, जो नेटवर्क में शामिल था। अर्जुन ने जांच जारी रखी। वह जानता था कि और लोग हैं। खतरा अभी बाकी था। सूरज की सच्चाई खुल गई। वह गरीबी से तंग था, लेकिन लालच ने उसे खा लिया। वह मजदूरों को चुनता था जो परेशानी थे। उन्हें मारकर मांस बेचता था। ढाबों को, फैक्ट्री को पैसे से आश्रय चलाता था। लेकिन अब सब खुल गया। अर्जुन का सामना निर्णायक था। सूरज ने कबूल किया, हाँ, मैंने किया। लेकिन वजह थी, पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहर में हलचल थी। लोग सदमे में थे। अर्जुन ने रिपोर्ट लिखी, हर डिटेल। अब न्याय होगा। लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या सूरज अकेला था या और लोग? वह आगे बढ़ा। अर्जुन सिंह थाने में बैठा था। मेज पर सूरज की डायरी खुली थी। उसका मन भारी था। राजेश की मौत, हड्डियों का रहस्य, और अब सूरज का कबूलनामा। सब कुछ सामने था। लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है। डायरी में एक नाम बार बार आया था, विक्रम मेहरा। एक बड़ा व्यापारी जो नोएडा में सॉसेज और डिब्बाबंद खाने की फैक्ट्री चलाता था। अर्जुन को शक था कि विक्रम इस नेटवर्क का हिस्सा है। उसने फैसला किया कि वह विक्रम से मिलेगा, लेकिन सावधानी से। सूरज ने कबूल किया था, लेकिन क्या वह सच बोल रहा था या कोई और बड़ा मास्टरमाइंड था? अर्जुन ने विक्रम की फैक्ट्री की जांच शुरू की। फैक्ट्री नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में थी। एक बड़ा सा परिसर जहां सैकड़ों मजदूर काम करते थे। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, मशीनों की आवाज, मसालों की गंध। लेकिन अर्जुन का मन कह रहा था कि कुछ गलत है। उसने एक पुराने सहयोगी, फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. रमेश को बुलाया। रमेश, मुझे सैंपल चाहिए। फैक्ट्री से रमेश ने हामी भरी, लेकिन चेतावनी दी, विक्रम मेहरा का रसूख है। अर्जुन, सावधान रहना। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि यह जोखिम भरा है। रात में अर्जुन और दो विश्वसनीय कांस्टेबल फैक्ट्री में घुसे। उन्होंने गुप्त रूप से गोदाम का दरवाजा खोला। अंदर बड़े बड़े फ्रीजर थे, जिनमें मांस के पैकेट रखे थे। अर्जुन ने एक पैकेट खोला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मांस सामान्य नहीं था। उसने सैंपल लिया और रमेश को भेजा। अगले दिन रमेश का फोन आया। अर्जुन, डीएनए टेस्ट पॉजिटिव है। यह इंसानी मांस है और एक सैंपल रवि से मैच करता है। अर्जुन की सांस रुक गई। सूरज ने सच कहा था, लेकिन विक्रम का रोल क्या था? क्या वह सिर्फ खरीदार था या और गहरा शामिल? अर्जुन ने विक्रम से मिलने का फैसला किया। वह फैक्ट्री के ऑफिस पहुंचा। विक्रम एक मोटा ताजा आदमी था, चमकदार सूट में, जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अर्जुन जी, आप यहां चाय पिएंगे? उसने हंसकर कहा। अर्जुन ने सीधे सवाल किया, विक्रम जी, आप सूरज पटेल को जानते हैं? आपके मांस का स्रोत क्या है? विक्रम ने हल्का सा हंसकर कहा, सूरज एक अच्छा आदमी है और मांस सामान्य सप्लायर्स। आप चिंता क्यों कर रहे हैं?
लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो अर्जुन से छिपी नहीं। अर्जुन ने दबाव बढ़ाया। मैंने सैंपल टेस्ट किए। इंसानी मांस। आपकी फैक्ट्री में विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। यह गलतफहमी है। मेरे पास कागजात हैं, उसने कुछ फाइलें दिखाईं, लेकिन अर्जुन को वे फर्जी लगीं। उसने कहा, विक्रम जी। सूरज ने सब कबूल किया। आपका नाम डायरी में है। विक्रम ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन। मेरे पास लोग हैं, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने कहा, सच सामने आएगा। उसी रात अर्जुन को एक और सबूत मिला। एक पुराना कर्मचारी जो फैक्ट्री छोड़ चुका था ने गुप्त मुलाकात में बताया, साहब, विक्रम और सूरज मिलकर काम करते थे। सूरज मांस देता था, विक्रम सॉसेज बनाता था। सस्ता माल हर जगह बिकता था। कर्मचारी ने एक पुराना लेजर दिया जिसमें डिलीवरी की डिटेल थी, ढाबों से लेकर सुपरमार्केट तक। अर्जुन के मन में घृणा उमड़ रही थी। यह सिर्फ ढाबे नहीं थे, यह मांस हर घर में पहुंच गया था। अर्जुन ने अब बड़ा कदम उठाया। उसने पुलिस फोर्स के साथ फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां फ्रीजर में और सबूत मिले। इंसानी मांस, डीएनए से पुष्टि हुई। विक्रम को हिरासत में लिया गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने सिर्फ पैसा कमाया। सूरज ने सब किया, लेकिन लेजर और डायरी ने साफ कर दिया कि वह बराबर का हिस्सेदार था। सूरज ने मजदूरों को चुना, मारा और मांस दिया। विक्रम ने उसे बाजार में बेचा। सच पूरी तरह सामने आ गया। सूरज का मकसद दुखद था। वह गरीबी और अन्याय से तंग था। उसने सोचा कि वह समाज को साफ कर रहा है, परेशान करने वाले मजदूरों को हटाकर। लेकिन लालच ने उसे राक्षस बना दिया। विक्रम सिर्फ पैसों के लिए शामिल था। दोनों ने मिलकर एक जाल बनाया जो नोएडा को हिलाकर रख देगा। अंतिम सामना थाने में हुआ। सूरज और विक्रम आमने सामने थे। सूरज ने कहा, विक्रम, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। विक्रम ने हंसकर कहा, तुमने खुद चुना। सूरज अर्जुन ने दोनों को देखा। आप दोनों ने इंसानियत को मारा। सूरज की आंखों में आंसू थे। मैंने गरीबों के लिए शुरू किया। लेकिन अर्जुन ने टोका, आपने गरीबों को मारा। सूरज चुप हो गया। उसने हथकड़ी स्वीकार की। पुलिस ने नेटवर्क के बाकी लोगों को पकड़ना शुरू किया। ढाबे बंद किए गए। फैक्ट्री सील हो गई। शहर में हलचल थी। लोग डर रहे थे। क्या उन्होंने वह मांस खाया था? अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सच सामने है। अब इंसाफ होगा। लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। राजेश की याद थी और उन परिवारों की जो अपने लोगों को खो चुके थे। सूरज जेल में था, अकेला। वह दीवारों को घूरता था। उसके मन में उसकी बहन की तस्वीर थी। मैंने गलत किया, उसने सोचा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन घर लौटा। प्रिया ने उसे गले लगाया। तुमने सही किया। लेकिन अर्जुन ने कहा, यह सही नहीं लगता। इतने लोग मरे। वह खिड़की के पास खड़ा था। बाहर बारिश हो रही थी। नोएडा बदल गया था, लेकिन घाव गहरे थे। नोएडा की सड़कों पर सन्नाटा था। सूरज पटेल और विक्रम मेहरा की गिरफ्तारी के बाद
पुलिस ने कई ढाबों को सील कर दिया। फैक्ट्री बंद थी और इसके गेट पर ताला लटक रहा था। लोग सदमे में थे। अखबारों में सुर्खियां थीं, नोएडा का भयानक रहस्य, इंसानी मांस ढाबों और घरों में, बाजारों में लोग फुसफुसा रहे थे, डर और अविश्वास के साथ। जिन्होंने उन ढाबों पर खाना खाया था, वे अब अपने पेट को दोष दे रहे थे। कुछ ने मंदिरों में जाकर माफी मांगी, कुछ ने खाना छोड़ दिया। शहर की आत्मा जैसे घायल हो गई थी। अर्जुन सिंह थाने में था, अपनी फाइलें बंद कर रहा था। डायरी, लेजर और डीएनए रिपोर्ट अब कोर्ट में थीं। सूरज और विक्रम के खिलाफ केस मजबूत था, लेकिन अर्जुन के मन में शांति नहीं थी। वह राजेश की तस्वीर को देखता था, जो अब थाने की दीवार पर टंगी थी। शहीद कांस्टेबल राजेश यादव। अर्जुन ने उस तस्वीर को छुआ। मैंने तुम्हें नहीं बचा सका, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका दिल भारी था। इंसाफ हो रहा था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। अर्जुन ने मीना से फिर मुलाकात की। वह सेक्टर 62 की झुग्गी में थी, अपने बच्चों के साथ। उसकी आंखें अभी भी गीली थीं, लेकिन अब उनमें एक हल्की सी चमक थी। साहब, आपने रवि को इंसाफ दिलाया। मैं आपकी आभारी हूं, उसने कहा। अर्जुन ने सिर झुकाया। यह मेरा फर्ज था, मीना। लेकिन मुझे खेद है कि रवि वापस नहीं आएगा। मीना ने एक गहरी सांस ली। वह मेरे दिल में है। अब मैं बच्चों के लिए जीऊंगी। अर्जुन ने उसे कुछ पैसे देना चाहा, लेकिन मीना ने मना कर दिया। हमें इंसाफ मिला, यह काफी है। अर्जुन ने उसकी हिम्मत को सलाम किया। वह घर लौटा, लेकिन मीना की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। शहर में लोग अब सूरज पटेल को अलग नजर से देखते थे। वह जो कभी मसीहा था, अब राक्षस बन गया था। लोग उसके आश्रय के पास से गुजरते वक्त डरते थे। कुछ ने दीवारों पर लिख दिया, नरभक्षी का घर। लेकिन कुछ लोग, जो सूरज को लंबे समय से जानते थे, चुपके से कहते थे, वह ऐसा नहीं था। गरीबी ने उसे तोड़ा। अर्जुन ने सुना और सोचा, क्या सूरज वाकई बुरा था, या जिंदगी ने उसे मजबूर किया? यह सवाल उसे रातों को जगाए रखता था। अर्जुन ने प्रिया के साथ एक गहरी बातचीत की। वे दोनों अपने छोटे से बरामदे में बैठे थे, जहां बारिश की बूंदें टपक रही थीं। प्रिया ने कहा, अर्जुन, तुमने सही किया, लेकिन अब इसे छोड़ दो। अपने लिए जियो। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। प्रिया, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यह शहर, यह बदल गया है। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुमने इसे बदला। अर्जुन। उस रात अर्जुन ने पहली बार थोड़ा सुकून महसूस किया। सूरज जेल में था, अकेला। वह अपने सेल की दीवारों को घूरता था। उसके मन में उसकी बहन की याद थी। मैंने तुम्हारे लिए शुरू किया, वह बुदबुदाया। लेकिन अब वह समझ गया था कि उसने गलत रास्ता चुना। उसने एक कागज पर लिखा, मुझे माफ कर दो। लेकिन वह जानता था कि माफी आसान नहीं होगी। शहर में लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहे थे। ढाबों पर भीड़ कम थी, लेकिन कुछ पुराने ग्राहक वापस आए। वे कहते थे, अब सब साफ है। लेकिन अर्जुन जानता था कि घाव गहरे हैं। उसने एक मंदिर में जाकर दीप जलाया। राजेश, यह तुम्हारे लिए, उसने कहा।
वह मंदिर से बाहर निकला और बारिश में भीग गया। हवा में एक नई ताजगी थी, जैसे शहर सांस ले रहा हो। अर्जुन सिंह ने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन नोएडा की सड़कें अभी भी गीली थीं। शहर धीरे धीरे अपने घावों को भरने की कोशिश कर रहा था। ढाबों पर लोग अब सावधानी से खाना खाते थे और बाजारों में फुसफुसाहट कम हो गई थी। लेकिन अर्जुन के मन में एक खालीपन था। उसने सच सामने लाया था, लेकिन कीमत क्या थी? राजेश की जान, मीना का दुख और अनगिनत परिवारों का टूटा विश्वास। वह सोचता था, क्या यह जीत थी या सिर्फ एक और जख्म? एक सुबह अर्जुन ने थाने में एक पत्र पाया। यह मीना का था। उसने लिखा था, साहब, आपने हमें इंसाफ दिया। मेरे बच्चे अब स्कूल जाएंगे। रवि की याद में मैं एक छोटा सा मंदिर बनवाऊंगी। पत्र के साथ एक छोटा सा फूल था, जिसे मीना ने अपने घर के पास के पेड़ से तोड़ा था। अर्जुन ने फूल को छुआ और मुस्कुराया। यह छोटा सा इशारा उसे सुकून दे गया। शायद कुछ अच्छा भी हुआ था। अर्जुन ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर वर्मा से बात की। वर्मा ने कहा, अर्जुन, तुमने कमाल किया, लेकिन अब आराम करो। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि आराम आसान नहीं होगा। उसने फैसला किया कि वह प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ करेगा। उसने एक स्थानीय एनजीओ से संपर्क किया, जो मजदूरों के अधिकारों के लिए काम करता था। मैं मदद करना चाहता हूं, उसने कहा। एनजीओ के लोग हैरान थे। एक पुलिसवाला, जो इतना कुछ देख चुका था, अब भी उम्मीद रखता था। सूरज की कोर्ट सुनवाई शुरू हो चुकी थी। लोग कोर्ट के बाहर जमा थे, कुछ गुस्से में, कुछ दुखी। सूरज ने सिर झुकाए रखा। उसने अपने वकील से कहा, मैं सच बोलूंगा। कोर्ट में उसने सब कबूल किया। मैंने गलत किया। मैंने सोचा था कि मैं समाज को साफ कर रहा हूं, लेकिन मैं राक्षस बन गया। जज ने उसे देखा और कहा, आपके इरादे चाहे जो हों, आपने इंसानियत को मारा। सूरज को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विक्रम मेहरा को भी सजा मिली, लेकिन सूरज की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शायद उसे अपने पापों का बोझ कम हो गया था। अर्जुन ने एक दिन छुट्टी ली और मीना के गांव गया। वहां एक छोटा सा मंदिर बन रहा था, रवि की याद में। मीना ने उसे देखकर मुस्कुराया। साहब, यह आपके लिए भी है। अर्जुन ने मंदिर में एक दीप जलाया। वहां खड़े होकर उसने सोचा, जिंदगी कितनी अजीब है। सूरज ने गरीबों की मदद शुरू की थी, लेकिन रास्ता भटक गया। अर्जुन ने खुद से वादा किया कि वह ऐसा नहीं होने देगा। वह सच और इंसाफ के रास्ते पर चलेगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। शहर में लोग अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे। कुछ ढाबे फिर से खुल गए, लेकिन अब सख्त नियम थे। लोग अब खाने का स्रोत पूछते थे। नोएडा बदल रहा था। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने घर के बरामदे में बैठकर प्रिया से कहा, शायद यह सब एक सबक था। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने सही किया अर्जुन, अब हमें अपने बच्चों के लिए जीना है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि घाव भरेंगे, लेकिन निशान रहेंगे। एक शांत पल में अर्जुन ने मंदिर की ओर देखा।
जो अब पूरा हो चुका था। वहां एक छोटा सा दीप जल रहा था। यह नोएडा की नई शुरुआत थी। अर्जुन ने सोचा, शायद सच और इंसाफ ही इस शहर को बचा सकते हैं। वह चुपके से मुस्कुराया और पहली बार उसे लगा कि वह थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है। कई महीने बीत चुके थे। नोएडा अब पहले जैसा नहीं था। सड़कें अभी भी व्यस्त थीं, लेकिन अब लोग ढाबों पर सावधानी से खाते थे। बाजारों में फुसफुसाहट कम हो गई थी और लोग धीरे धीरे उस भयानक सच को भूलने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन सिंह का जीवन भी बदल गया था। वह अब भी पुलिस में था, लेकिन उसने प्रवासी मजदूरों के लिए काम शुरू किया था। वह एक स्थानीय एनजीओ के साथ मिलकर मजदूरों को सुरक्षित काम और रहने की जगह दिलाने में मदद कर रहा था। उसका मन अब हल्का था, लेकिन राजेश की याद अभी भी उसे सताती थी। एक सुबह अर्जुन अपने घर के बरामदे में बैठा था। प्रिया उसके लिए चाय लाई। अर्जुन, तुम अब पहले से बेहतर दिखते हो, उसने कहा। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद, लेकिन कुछ घाव कभी नहीं भरते। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने नोएडा को बदला अर्जुन। यह काफी है। अर्जुन ने बाहर देखा। हवा में एक नई ताजगी थी। शहर फिर से सांस ले रहा था। मीना और उसके बच्चे अब एक छोटे से मकान में रहते थे, जो एनजीओ की मदद से मिला था। मीना ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया था। रवि की याद में बनाया गया मंदिर अब गांव का केंद्र बन गया था। लोग वहां दीप जलाने आते थे, न सिर्फ रवि के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो गायब हो गए थे। मीना ने एक दिन अर्जुन को फोन किया। साहब, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। रवि को गर्व होता। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। यह रवि की जीत है, मीना, उसने कहा। सूरज पटेल जेल में था। वह अब शांत था, जैसे उसके मन का बोझ कम हो गया हो। उसने जेल में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू किया, जहां वह कैदियों को पढ़ना सिखाता था। शायद यह उसका तरीका था अपने पापों को कम करने का। लेकिन वह जानता था कि माफी पूरी तरह नहीं मिलेगी। उसने एक पत्र लिखा, जो अर्जुन तक पहुंचा। अर्जुन जी, मैंने गलत किया, लेकिन आपने मुझे रोका। शुक्रिया। अर्जुन ने पत्र पढ़ा और उसे रख दिया। वह सूरज को माफ नहीं कर सकता था, लेकिन वह उसका दुख समझता था। नोएडा में अब नई सावधानियां थीं। ढाबों पर सख्त नियम लागू किए गए। सॉसेज और डिब्बाबंद खाने की फैक्ट्रियों पर नजर रखी जाने लगी। लोग अब खाने का स्रोत पूछते थे। शहर बदल रहा था, धीरे धीरे, लेकिन बदल रहा था। अर्जुन ने एक सामुदायिक सभा में हिस्सा लिया, जहां प्रवासी मजदूरों के अधिकारों की बात हो रही थी। उसने कहा, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कभी कभी दयालुता के पीछे अंधेरा छिपा होता है। लोग चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में समझ थी। एक दिन अर्जुन अपने बच्चों के साथ पार्क गया। उसकी बेटी ने पूछा, पापा, आप हमेशा उदास क्यों रहते हैं? अर्जुन ने उसे गले लगाया। बेटी, मैं उदास नहीं हूं, बस कुछ कहानियां दिल पर भारी होती हैं। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और उसकी रोशनी नोएडा को नहला रही थी। यह एक नई शुरुआत थी। नोएडा की सड़कों पर अब एक नई उम्मीद की किरण थी।
समय बीतने के साथ लोग उस भयानक सच को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ढाबों पर फिर से भीड़ होने लगी, लेकिन अब लोग सावधान थे। अर्जुन सिंह का जीवन भी अब एक नई राह पर था। वह अब भी पुलिस में था, लेकिन उसने प्रवासी मजदूरों के लिए काम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। हर रविवार वह एनजीओ के साथ मिलकर मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई का इंतजाम करता था। यह उसका तरीका था उस अंधेरे को रोशनी में बदलने का। एक दिन अर्जुन रवि की याद में बने मंदिर गया। मंदिर छोटा था, लेकिन उसकी दीवारों पर शांति थी। वहां एक दीप जल रहा था और हवा में अगरबत्ती की खुशबू तैर रही थी। अर्जुन ने दीप के सामने सिर झुकाया। रवि, राजेश, तुम्हारी वजह से यह शहर अब जागा है, उसने मन ही मन कहा। मंदिर के बाहर मीना अपने बच्चों के साथ थी। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। साहब, आपने हमें नई जिंदगी दी, अर्जुन ने जवाब दिया। नहीं मीना, यह तुम्हारी हिम्मत है। वह मंदिर से बाहर निकला और उसका दिल हल्का था। सूरज पटेल अब जेल में एक अलग इंसान था। वह चुप रहता था, लेकिन कैदियों के बीच उसकी एक नई पहचान थी। वह उन्हें पढ़ाता था और कभी-कभी अपनी कहानी सुनाता था। मैंने गलत रास्ता चुना, वह कहता, लेकिन आप लोग बेहतर बन सकते हैं। शायद यह उसका प्रायश्चित था, लेकिन नोएडा के लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसकी दयालुता की छवि अब हमेशा के लिए दागदार थी। शहर अब पहले से ज्यादा जागरूक था। लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। प्रवासी मजदूरों के लिए नए नियम बने। उनके लिए आश्रय और काम की सुरक्षा बढ़ाई गई। अर्जुन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। उसने अपने सीनियर इंस्पेक्टर वर्मा को भी मना लिया कि पुलिस को मजदूरों की मदद करनी चाहिए। वर्मा ने हंसकर कहा, अर्जुन, तुम सचमुच बदल गए हो। अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं सर, यह नोएडा है जो बदल गया है। कहानी का अंत एक सांकेतिक दृश्य के साथ हुआ। एक सुबह अर्जुन और प्रिया अपने बच्चों के साथ नोएडा के एक पार्क में थे। सूरज उग रहा था और उसकी रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। अर्जुन ने एक कागज की नाव बनाई और उसे तालाब में छोड़ा। बच्चे हंस रहे थे और प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। यह नाव जैसे नोएडा की नई शुरुआत का प्रतीक थी, एक ऐसी शुरुआत जो दुख और सच से भरी थी, लेकिन उम्मीद से रोशन। नरेटर की आवाज गूंजी, सूरज पटेल और नोएडा की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन यह हमें एक गहरा सबक देती है। जिंदगी में ग्रे रंग के फैसले होते हैं, जहां अच्छाई और बुराई एक साथ चलते हैं। सूरज ने मदद शुरू की, लेकिन अंधेरे में खो गया। अर्जुन ने सच को सामने लाया, लेकिन कीमत चुकाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कभी-कभी दयालुता के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा होता है। नरेटर ने आगे कहा, आइए हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बनाएं। एक दूसरे की मदद करें, सवाल पूछें और सच की तलाश करें, क्योंकि नोएडा की तरह हर शहर में कहानियां छिपी हैं। और अंत में एक अपील, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।
आपकी आवाज मायने रखती है।